आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट प्रबंध के तत्व एमडीएस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो है उसमें आज हम जैसे चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो था नियोजन। चैप्टर का नाम था नियोजन। उसमें कुछ चीज़ें हमारी हो गई थी, जैसे नियोजन का अर्थ मैंने बताया था सबसे पहले कि नियोजन कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित किए जाते हैं, जैसे ये कार्य कब, कहाँ, किस प्रकार, किन के द्वारा, किन संसाधनों से, किस नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे। तो इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन में जो किए जाने वाले कार्य हैं उसके लिए क्या आवश्यक संसाधन होंगे, क्या नियम होंगे, क्या नीतियाँ होंगी, क्या कार्य पद्धतियाँ होंगी, क्या कार्य विधियाँ होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी आदि को निर्धारित कर दिया जाता है। तो अब हम इसमें नियोजन के अंतर्गत ही नियोजन में ही एक चीज़ और देखेंगे कि एक नियोजन इफ़ेक्टिव जो करने के लिए, इफ़ेक्टिव प्लानिंग करने के लिए, प्रभावी नियोजन के लिए कि उसमें कौन सी बातें हों, उसके कौन से घटक, कौन से आधार, कौन से तत्व लिए जाएं प्रभावी नियोजन के आवश्यक तत्व, तो उसके बारे में जानेंगे। प्रभावी नियोजन के कुछ आधारभूत तत्व या लक्षण होते हैं। इन आधारभूत तत्वों को नियोजन की प्रभावशीलता के मापदंड भी कहा जाता है। इंडिकेटर्स हैं, मापदंड है, मेजरमेंट्स हैं, टूल्स हैं। तो कुछ संक्षेप में अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो आधारभूत तत्व हैं प्रभावी नियोजन के, तो उसमें पहला तत्व अपन लेते हैं स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य। और आपने इससे पूर्व उद्देश्य द्वारा प्रबंध भी पढ़ा है। तो स्पष्ट उद्देश्य ही नियोजन के आधार स्तंभ होते हैं। अतः एक अच्छा नियोजन वह होता है जिसके उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। ये उद्देश्य पूर्णतया स्पष्ट एवं सारगर्भित हो। तो इनको डिफाइन किया जाना चाहिए उद्देश्य को। जो भी उद्देश्य हैं वो क्या हैं, यानी उद्देश्य की यहाँ बात करें तो जो भी कार्य किया जाना है किस उद्देश्य से किया जाना है और वो कब किया जाना है, तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा है एक प्रभावशाली नियोजन के लिए सरल होनी चाहिए। एक नियोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें सरलता का गुण पाया जाना आवश्यक है। वह नियोजन इतना सरल हो कि उपक्रम का प्रत्येक व्यक्ति उसे सरलता से समझ सके। यानी जो कार्य विधि है वो सरल होनी चाहिए और जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। कौन करेगा वह स्पष्ट होना चाहिए, कब किया जाएगा वो स्पष्ट होना चाहिए। तो वो सरल भी हो, मतलब ये चीज़ें हैं और वो साथ साथ में समझ में आने वाली भी हो। आधुनिक जटिल व्यावसायिक युग में इसका और अधिक महत्व है। इसीलिए डेविस ने उचित ही लिखा है कि मानवीय क्षेत्र में सभी कार्यों में विस्तृत संगठित क्रियाओं की आवश्यकता होती है। वहाँ नियोजन में सरलता एक गुण माना जाता है। यानी संगठित क्रिया विस्तृत होती हैं, बहुत बड़ी हुई, बड़े पैमाने पर बड़ी संगठित क्रियाएं होती हैं। मतलब संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े संगठन होते हैं, तो वो विस्तृत होती है। और फिर क्या है, नियोजन कैसा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। नियोजन विस्तृत होना चाहिए ताकि उसे समझने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न हो। एक नियोजन में वे सभी कार्य सम्मिलित किए जाने चाहिए जो कि संपूर्ण नियोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
अब स्थिर के साथ साथ क्या होना चाहिए, लोच भी होना चाहिए, यानी परिवर्तनशील भी होनी चाहिए। एक प्रभावशाली नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह लोचशील हो। नियोजन का लोचशील होने का तात्पर्य यह है कि यदि नियोजन में अनुमानित घटनाएं नहीं होती हैं तो उपस्थित घटनाओं के अनुसार नियोजन में परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तो अनुमान फेल हो जाते हैं और वो घटनाएं नहीं होती, यानी वो रिजल्ट नहीं आते, तो उपस्थित घटनाओं के अनुसार नियोजन में जो मतलब वास्तविक परिस्थितियाँ, उपस्थित घटनाओं का मतलब ये है कि जो वास्तविक परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। डेविस ने लिखा है, वह नियोजन लोचशील होता है जिसमें बिना किसी भयंकर आर्थिक एवं कार्य क्षमता की हानि के बदलती हुई परिस्थितियों में के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। यानी कोई ज़्यादा आर्थिक और जो इन्वेस्टमेंट है, जो विनियोग है या कार्य क्षमता जो है, जो ह्यूमन पावर है, उसमें लॉस हुए बिना और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उसको मोड़ दिया जाए, वो परिवर्तन क्या होता है, लोचशील होता है। फिर अगला है संतुलित। नियोजन तभी सफल हो पाता है जबकि संस्था के विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न विभागों के नियोजन समन्वित हो। उच्च प्रबंधकों, मध्यम वर्गीय प्रबंधकों एवं परिचालन प्रबंधकों के नियोजन में एक रूपता एवं समन्वय होना चाहिए। साथ ही विभिन्न विभागों यथा उत्पादन, विपणन, वित्त, संग्रहण इत्यादि विभागों के नियोजन में भी समन्वय होना चाहिए। ऐसा होने पर ही नियोजन सफल हो सकेगा। फिर विश्वसनीय। नियोजन तभी सफल होता है जबकि वह विश्वसनीय हो। नियोजन विश्वसनीय तभी होता है जबकि उसके बनाने में प्रयुक्त सूचना, आंकड़े तथा अन्य तथ्य विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। फिर क्या होना चाहिए, नियोजन जैसा आप देख रहे हैं समयबद्ध होना चाहिए। नियोजन भावी कार्यों का किया जाता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है, फिर भी नियोजन समयबद्ध करने का प्रयास करना ही चाहिए। समयबद्ध नियोजन करके ही उद्देश्यों को यथासंभव प्राप्त किया जा सकता है। और इसी से मिलता जुलता है उचित समयावधि। समयबद्ध तो है, लेकिन कितने समय के लिए किया जाएगा वो उचित होना चाहिए। जैसे नियोजन आपने पहले पढ़ा था कि नियोजन के प्रकार में समय के आधार पे, समय अवधि के आधार पे, पीरियड के आधार पे, तो नियोजन समयावधि मध्यकालीन एवं अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन हो सकता है, किंतु नियोजन तभी प्रभावकारी एवं सफल हो सकता है जबकि वह उचित अवधि के लिए हो। अत्यधिक लंबी अवधि का नियोजन प्रायः सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी अवधि में के संबंध में सही पूर्वानुमान करना कठिन होता है। इसी प्रकार बहुत ही अल्पकाल का नियोजन भी बहुत फलदायी नहीं होता। अतः नियोजन उचित समय अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए। फिर जरूरत पड़े तो आगे समन्वय किया जा, वो नियोजन किया जा सकता है। मितव्ययी। नियोजन मितव्ययी भी होना चाहिए। संगठन के साधनों को देखते हुए खर्चीला नहीं होना चाहिए। साथ ही नियोजन द्वारा यह भी संभव हो कि संस्था के उद्देश्य मितव्ययिता पूर्वक पूरे किए जा सके। फिर है स्पष्टता। एक नियोजन को अच्छा बनाने के लिए उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। स्पष्टता के अभाव में किसी कर्मचारी को उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाना भी कठिन होगा। फिर है भविष्य का ध्यान। नियोजन चूंकि भविष्य के लिए किया जाता है, अतः एक नियोजन की सफलता के लिए भविष्य को ध्यान में rखना बहुत ही आवश्यक है। इस हेतु सही पूर्वानुमान करके नियोजन करना चाहिए। फिर है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी एक अच्छे नियोजन के लिए हिस्सेदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः नियोजन के समय अधिकारियों से नहीं
मतलब नियोजन के समय के अधिकारी है, बात है। फिर अधिकारियों से नहीं बल्कि अधीनस्थों से भी परामर्श करना चाहिए। और नियोजन विभाग के स्टाफ द्वारा निर्मित नियोजन की सफलता की आशा करना केवल हवाई किले या रेत के महल खड़े करने के समान है। तो ये हिस्सेदारी की बात कहाँ हो रही है? नियोजन बनाने में है, क्योंकि जो पूरी टीम है वो अपने सुझाव देगी तो ज़्यादा व्यावहारिक होगा। फिर है व्यावहारिकता। नियोजन ऐसा हो कि जिससे व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके तथा उसे क्रियान्वित किया जा सके। यदि नियोजन को क्रियान्वित करना संभव नहीं है तो नियोजन करना भी व्यर्थ होगा। डंकन ने इस संदर्भ में अत्यंत सटीक लिखा है कि यदि नियोजन अव्यावहारिक या असंभव है या दोनों ही है तो प्रेरणा ही समाप्त हो जाती है। यदि वे बहुत सरल एवं सामान्य है तो असामान्य सफलता की आशा नहीं की जा सकती। फिर है मानव मुखी। नियोजन तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने के से ही अच्छा नहीं कहा जाता, इसे मानवीय मुख युक्त भी होना चाहिए। नियोजन मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। नियोजन करने वाले, क्रियान्वित करने वाले तथा नियोजन से प्रभावित होने वाले सभी उसी लाभान्वित एवं संतुष्टि हो सके तभी उसे अच्छा नियोजन कहा जाएगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि किसी नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उस उपक्रम के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का मधुर संयोग स्थापित होना चाहिए। प्रभावशाली नियोजन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इरविन ने लिखा है कि नियोजन द्विपक्षीय कार्य है। नियोजनकर्ता नियोजन करते समय केवल औपचारिक, आर्थिक, भौतिक पक्ष को ही ध्यान में रखते हैं। जब मानवीय पक्ष पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तब संभावना यही रहती है कि नियोजन सफल नहीं हो सकेगा। इसके बाद में हम अगले विषय पे पढ़ाई करेंगे, वो है नियोजन के सिद्धांत। धन्यवाद।